ये कहानी है आदिवासियों के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता की, जिनके पास इंजीनियरिंग की कई सारी डिग्रियां थी। एक बेबाक सांसद जो आदिवासियों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होने और बोलने की हिम्मत रखता था। ये कहानी है दूर की सोच रखने वाले आदिवासी नेता की, जिन्होंने आज से 70 साल पहले ही आदिवासियों को एकजुट करने की शुरुआत कर दी। एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ आदिवासी युवक, जिसने अपनी प्रतिभा का, अपने काम का लोहा विदेशों तक में मनवाया, और देश के प्रधानमंत्री भी उनकी प्रतिभा के कायल रहे हैं। ये कहानी है एक परोपकारी आदिवासी नेता की, जो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में केंद्रीय मंत्री तक रहे, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त उनके बैंक खाते में सिर्फ 26 रुपए थे। आदिवासी अस्मिता के सबसे बड़े हिमायती, जिन्होंने आदि धर्म के उत्थान के लिए अपनी आखिरी सांस तक काम किया। ये कहानी है महान आदिवासी नेता कार्तिक उरांव की। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और गुजारिश आपसे पहली वही सबसे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। कार्तिक उरांव एक बेहद बेबाक, निर्भीक और कुर्सी का मोह न रखने वाले आदिवासी नेता, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की और आखिरी वक्त तक कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन आदिवासियों के मुद्दे पर वो बड़ी बेबाकी से अपनी सरकार के खिलाफ ही खड़ा हो जाया करते थे। कार्तिक उरांव, उनकी बेबाकी का आलम यह था कि साल 1967 में जब वो पहली बार सांसद बने, कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने, लेकिन आदिवासियों की बदहाली पर, आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय पर अपनी ही पार्टी की सरकार की जम के आलोचना वो करते। यहां तक उन्होंने उस पर एक पूरी किताब भी लिख दी, जिसका नाम था 20 वर्ष की काली रात। इस किताब में कार्तिक उरांव लिखते हैं, भारत ने अनेकों बदलाव देखे हैं और बदलाव अभी भी हो रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, और जो थोड़ा बहुत बदला है वो भी ये कि उनके पास जो कुछ था वो भी उन्होंने खो दिया है, पाया कुछ नहीं है। आदिवासियों का शोषण तो हो रहा है, सरकारों को भी पता है, लेकिन सरकारों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। ऐसी बेबाकी बताइए आज किसी आदिवासी नेता में आप देखेंगे जो अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने की भी हिम्मत दिखाए? लेकिन इस तरीके के बेबाक निर्भीक नेता थे कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव ने आदिवासियों के आदि धर्म के उत्थान के लिए हमेशा पूरी जिंदगी शुरुआत से लेकर आखिर तक काम किया। वो कहते थे, आदिवासी अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हैं तो आदि धर्म को उन्हें सुरक्षित रखना होगा। उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखना होगा, तभी आदिवासी इस देश में जिंदा रह पाएंगे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। एक बार किसी ने कार्तिक उरांव से कहा कि आदिवासी कौन है, इसकी तो संविधान पे परिभाषा ही नहीं लिखी हुई है। तो कार्तिक उरांव ने जवाब दिया कि साल 1911 की जनगणना की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें विस्तार से बताया गया है आदिवासी कौन है और उनका धर्म क्या है। वो कहते हैं, आदिवासी वो हैं जो जंगलों की, पहाड़ों की, नदियों में वास करने वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो खेत खलिहानों में अपने देवताओं की पूजा करते हैं, जो अपने देवी देवताओं को बकरी और मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। और संक्षेप में अगर मैं कहूं तो आदिवासी वो उस धर्म को मानते हैं जो भारत में हिंदू धर्म से पहले से था। कार्तिक उरांव आजादी के बाद जब जनगणना में जब आदिवासियों के लिए अलग धर्म का कॉलम हटाया गया, इस बात से वो बेहद खफा थे, बेहद नाराज थे। वो कहते थे अपनी किताब में कि अंग्रेजों के जमाने में कम से कम आदिवासियों के धर्म का तो ख्याल रखा जाता था, इसलिए साल 1931 तक की जनगणना में आदिवासियों के लिए उनका अलग धर्म अंकित था। लेकिन अब आदि धर्म की जगह हिंदू धर्म लिखा जा रहा है, आदिवासियों का नामो निशान भी मिटाया जा रहा है। वो कहते, आदिवासी तो हिंदू धर्म के पहले भी जो धर्म था उस धर्म को मानते हैं। जब कोई आदिवासियों को हिंदू कहता तो कार्तिक उरांव सवाल पूछते उस सवाल उठाने वाले से कि अगर आदिवासी हिंदू हैं तो बताइए, हिंदुओं की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें किस वर्ण में आदिवासी आते हैं? कार्तिक उरांव आदिवासियों के ईसाई धर्म को अपनाने के भी बेहद खिलाफ रहे हैं, बेहद सख्त उन्होंने उसकी खिलाफत की है। वो मानते थे कि आदिवासी अपनी संस्कृति, परंपरा और आस्था को छोड़कर अगर जो आदिवासी दूसरा धर्म अपनाते हैं, उन्हें आदिवासी नहीं, ईसाई या उस दूसरा धर्म अपनाते हैं उस धर्म का माना जाना चाहिए, और इसलिए उन्हें आरक्षण का भी फायदा नहीं मिलना चाहिए। साल 1970 में उन्होंने बाकायदा 348 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सौंपा, जिसमें उस समय जो संसदीय समिति ने सिफारिश की थी उसका समर्थन करने की उनसे मांग की गई थी। और संसदीय समिति ने उस समय क्या सिफारिश की थी? उसने सिफारिश की थी कि वो आदिवासी जिसने अपने जनजाति मत और विश्वास को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उसे अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाना चाहिए।
हालांकि इस पर आगे बहस भी हुई, लेकिन अधूरी बहस हुई और फिर लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। तो ये जो संसदीय समिति की सिफारिश और जो उसका विधेयक पेश किया गया था वो वहीं अधूरा रह गया। कार्तिक उरांव बहुत दूर की सोच रखने वाले आदिवासी नेता थे। इसलिए तो उन्होंने आज से 70 साल पहले 1968 में ही आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करने की शुरुआत कर दी थी। और इसीलिए उन्होंने एक बाकायदा एक संगठन बनाया जिसका नाम है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। जो संगठन आज भी देश में आदिवासियों के मुद्दों पर, आदिवासियों के अधिकारों के लिए पूरे देश में संघर्ष करता है, काम करता है, सक्रिय रहता है। तमाम पार्टियों के नेता जो हैं दलगत राजनीति से उठकर उस संगठन में शामिल होते हैं और आदिवासियों के मुद्दों पर काम करते हैं। इस बात से तो आप भलीभांति परिचित होंगे। ऐसी महान शख्सियत कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को झारखंड के गुमला जिले के लिटाटोली गांव में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई, हाई स्कूल तक पढ़ाई गुमला में की और फिर आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग पटना से जाकर की। 1948 में इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद बिहार सरकार के सिंचाई विभाग में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन उनका मन आगे पढ़ने का था। इसलिए 4 साल बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी, इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर कई सारी उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कार्तिक उरांव 1959 में इंग्लैंड का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उस समय का एटॉमिक पावर प्लांट जो बन रहा था, उसकी डिजाइनिंग टीम जो थी उसमें कार्तिक उरांव शामिल थे। 1961 में लंदन में उनकी मुलाकात भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई और उनकी सलाह मानते हुए उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया, लौटकर भारत वापस आ गए और रांची में हैवी इंजीनियरिंग जो कॉरपोरेशन है उसमें बतौर सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन के पद पर ज्वाइन किया और आगे जाकर वो डिप्टी चीफ डिजाइनर भी बने। इसी दौरान उन्होंने भारत में आदिवासियों के हालात को, उनकी बदतर हालत को नजदीक से देखा। कार्तिक उरांव मानते थे कि आदिवासियों का विकास तभी संभव है जब कोई राजनेता, जब कोई समाजसेवी पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनके लिए काम करे। और इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का ऊंचा ओहदा और मोटी तनख्वाह वाली नौकरी उन्होंने छोड़ दी। साल 1962 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लोहरदगा लोकसभा सीट से लड़ा। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कार्तिक उरांव को लोगों ने अनाड़ी समझकर दरकिनार कर दिया और वो अपना चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वापस रोजी रोटी के लिए वापस नौकरी ज्वाइन की और अब वो अपनी तनख्वाह से ही दूसरे जो लोग हैं आदिवासी समाज के जरूरतमंद लोग, उनकी मदद किया करते थे। और ये स्वभाव उनका ऐसा था कि वो अपनी ज्यादातर तनख्वाह का हिस्सा इसी काम में खर्च कर दिया करते थे। इसलिए परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था और परिवार से इस बात को लेकर उनकी नोकझोंक भी होती थी। 5 साल बाद वो फिर से लोहरदगा से लोकसभा का चुनाव लड़े। इस बार वो जीत गए और पहली बार संसद पहुंचे, देश की लोकसभा पहुंचे। 1971 में दूसरा चुनाव जीतकर दूसरी बार लोकसभा चुनाव पहुंचे। लेकिन साल 1977 में जब इमरजेंसी के बाद देश में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी के विरोध की जो लहर थी, उस लहर में कार्तिक उरांव भी अपना चुनाव हार गए। और इसके बाद उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आई रहने की, क्योंकि तब कार्तिक उरांव के पास रहने के लिए अपना एक अदद मकान तक नहीं था। सांसद के तौर पर वो सरकारी आवास में रह रहे थे, पैतृक मकान अपना भाइयों को पहले ही दे चुके थे और अब जब वो चुनाव हार गए तो उनके लिए मकान तो छोड़िए, एक झोपड़ी तक नहीं थी। तब बताया जाता है कि कुछ शुभचिंतकों ने उनके लिए रहने का बंदोबस्त किया। हालांकि इसी साल जब विधानसभा के चुनाव हुए बिहार के, तब वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े और बिष्णुपुर सीट से जीत हासिल करके वो पहली बार विधायक बने। 3 साल विधायक रहे। इसके बाद साल 1980 में जब देश में मध्यावधि चुनाव हुए तब लोकसभा चुनाव जीतकर वो तीसरी बार सांसद बने और इस बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपनी सरकार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग का राज्य मंत्री बनाया और बाद में फिर उन्हें संचार राज्य मंत्री भी बनाया। मंत्री रहते हुए ही 8 दिसंबर 1981 को संसद भवन में ही कार्तिक उरांव को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसलिए सिर्फ 70 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कार्तिक उरांव की सोच थी कि समाज सशक्त तभी बन सकता है जब वो शिक्षा हासिल करे और इसी सोच के साथ वो देश के बड़े अव्वल राष्ट्रीय दर्जे के नेता बने। और जाते जाते कार्तिक उरांव की वो बात जो आपको जरूर सुनना चाहिए। आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय पर कार्तिक उरांव कहा करते थे कि न्याय किसी को दिया नहीं जाता, न्याय तो लिया जाता है और इस देश में आदिवासियों ने कभी न्याय लिया ही नहीं। वो कहते थे आदिवासी ये बात अच्छे से जान लें, कान खोलकर सुन लें कि उन्हें अगर खुद का कल्याण करना है तो उसके लिए उन्हें खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।